वेल फाइनली आदिल आलम और उनके फैंस के लिए कैन की तरफ से खुशखबरी आ गई है। जो बैन उनके ऊपर लगा था सालों से, जिस पर बातचीत चल रही थी, अब वो लिफ्ट हो गया है और ऑफिशियली लिफ्ट हो गया है। अब ऐसा नहीं कि कोई रूमर या कोई ऐसा कुछ नहीं, अब ऑफिशियली कैन की तरफ से आ गया है कि हाँ भैया बैन्स हट चुके हैं। जो उन पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा था उससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है और अब फिलहाल वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का पार्ट हो सकते हैं। मुझे पता है कि ये सुनते ही आप सबके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी कि यार अभी CWC है, उसका वहां खेलना, उसके बाद यहाँ, तो थोड़ा रुक जाओ, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि क्या क्या हो सकता है आदिल आलम की रिटर्न पर। आदिल आलम जो अब वापस से आपको नेपाल की जर्सी में दिखेंगे, उसमें क्या कुछ हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो थे उसको कंप्लीट किया गया। कैन की जो इंटीग्रिटी कमेटी थी उसने रिपोर्ट को रिव्यू करा और फाइनली इस बैन को ऑफिशियली हटा दिया है और अब उनको परमिशन दे दी है कि भैया आप जाइए, आप खेलिए। तो ये जो नेपाल के ऑलराउंडर है, जिनको मैंने ऑफिशियली नहीं देखा है खेलते, वो इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जब तक मैंने नेपाल क्रिकेट देखनी शुरू की तब तक ये काम हो चुका था। हाँ, उसके बाद जब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार आदिल आलम आदिल आलम, तो मैंने कहा जरा देखूं यार आदिल आलम। और फिर जब मैंने उनकी कुछ वीडियोस देखी और उनको वो हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाते हुए देखा तो मैंने कहा यार बंदे में दम तो है और बढ़िया शॉट मारता है और पावरफुल बंदा और पावर हिटर है। और फिर मैं आज जब मुझे खबर आई तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि यार T20 में अगर दीपेंद्र सिंह आयरी और आदिल आलम एज अ नेपाल फिनिशर खेल रहे होंगे तो मजा ही आ जाएगा। बंदा गेंदबाजी भी अच्छी करता है। मैंने उसकी मतलब कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में जहां जहां मुझे जो जो कुछ मिला देखा तो पता चला कि अच्छा विकेट टेकर भी है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि आदिल आलम, जिन्होंने ज्यादा ओडीआईज और T20 नहीं खेले हैं, जिनको ऑब्वियसली आप उनके रिकॉर्ड या स्टैट्स पर नहीं माप सकते हो, 6-8-5-6 में आप क्या नापोगे, लेकिन उनका जो क्रिकेटिंग स्टाइल है, सोचो आप इतनी छोटी सी जर्नी में जब उन्होंने फैन फॉलोइंग बना ली, इसका मतलब यार कुछ तो खास है। इसका मतलब कि जो पावर हिटिंग एबिलिटी उनके अंदर है वो काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो अब ये जो ऑलराउंडर जिनकी गेंदबाजी और खास करके पावर हिटिंग बल्लेबाजी के बहुत सारे फैंस बन चुके थे, जो बहुत दिन से मुझसे खुद बहुत लोग टेक्स्ट कर कर कहते थे कि आदिल आलम पर वीडियो बनाइए, आदिल आलम पर क्यों नहीं बना रहे हैं, और मेरा सिर्फ एक ही ऑनेस्ट रिस्पॉन्स होता था कि यार मैं बना तो दूं आदिल आलम पर, और एक आध बार मैंने बात भी की उनके बारे में, लेकिन जिसको मैंने खुद उतनी क्लोजली ऑब्जर्व नहीं करा उसके बारे में मैं बैठ करके ऐसे कैसे बात कर सकता हूं। अब जब उन पर बैन हट गया है और जो पुरानी कुछ वीडियोस देखी और पुराने कुछ उनके बारे में जो लोगों ने लिखा था उसको जाकर पढ़ा तो मुझे थोड़ा समझ आया, थोड़ा उनकी वीडियोस देखकर समझ आया और थोड़ा उनके वो पावर हिटिंग एबिलिटीज देखकर समझ आया कि भाई ये बंदा अगर वापस आता है तो कमाल होगा, और अगर क्या अब तो वापस आ रहा है। लेकिन अब सारी कहानी यह है कि वापस कब आ रहा है, क्योंकि भाई चलो बैन हट गया है और अभी फिलहाल CWC के लिए जो फेजेस होने थे कोर कैंप के वो भी हो गए। अगले फेज में नाम तो भी है नहीं, तो अभी वो कितना देर और कितना दिन बाद आपको दिख सकता। देखो कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है, आप किसी भी देश के क्रिकेट को फॉलो करो, कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है कि जब आप वापस आते हो तो आपको दोबारा से प्रूव करना होता है। नो मैटर आप कितने अच्छे बल्लेबाज हो, नो मैटर आप कितने अच्छे गेंदबाज हो। और याद रखिए एक नया कोच आया है, सो एक नया कोच रोहित पौडेल की कप्तानी, सो यहां पर आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई रोहित उनको कैसे देखते हैं, स्टुअर्ट लॉ उनको कैसे देखते हैं। बिकॉज स्टुअर्ट लॉ का और आदिल का मुझे नहीं लगता है कोई भी कनेक्शन और कोई भी रिलेशन होगा, ठीक है। अगर स्टुअर्ट लॉ ने क्रिकेट मतलब थोड़े टाइम, ऑब्वियसली बात है नेपाल के हेड कोच बने हैं तो पिछले कुछ टाइम से वो फॉलो कर रहे होंगे, और जब से नेपाल ने अपना हेड कोच वाला ऑफर निकाला था तब से उन्होंने देखना शुरू करा होगा। लेकिन आदिल आलम बहुत पहले खेल रहे थे, 2-3 साल पहले खेल रहे थे। सो स्टुअर्ट लॉ को भी उनके बारे में उतना नहीं पता होगा। सो लॉ भी अब रोहित पौडेल और पूरी कमिटी और जो मेंबर्स हैं या पारस दाई, उन सबसे पूछेंगे, उन सबसे बात करेंगे और वीडियोस वगैरह देखेंगे और फिर आगे सोचेंगे। यस, आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि यार यूके टूर जो फिलहाल है उसके बाद आपको CWC जो खेलना है और फिर उसके बाद T20 सीरीज भी है, सो वहां पर लाया जा सकता है या नहीं लाया सकता है। देखो फिलहाल आदिल को अभी फिलहाल मुझे जहां तक पता चला कि अंकित बता रहे थे कि वो बिहार में खेल रहे थे, बिहार में उन्होंने टेनिस लीग्स में खूब सारे रन बनाए और खूब सारे छक्के चौके लगाए। सो एक बात तो तय है कि हाँ वो क्रिकेट ऑन एंड ऑफ खेल रहे होंगे, जहां जहां उनको मौका मिल रहा होगा वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। लेकिन वापस से आपको प्रोफेशनल क्रिकेट में आना, वापस से उस लेदर बॉल की फील लेना, वापस से उसी तरह, अच्छी बात क्या थी कि इंजर्ड होकर नहीं गए थे। ऐसा नहीं है कि इंजर्ड होकर गए, मसल रिकवरी होगी, ये लगेगा वो लगेगा, या मसल मेमोरी खत्म हो गई होगी दोबारा से, नहीं, अब इंजर्ड होकर आप नहीं गए थे, आपने बस प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ा था क्योंकि आपके ऊपर एक बैन लगा हुआ था। बट अब वो बैन हट चुका है तो आपको आकर के प्रूव करना है दोबारा से कि भैया मैं जो हूं वो एलिजिबल हूं, मैं जो हूं इस काबिल हूं कि आप मुझे दोबारा रख लो। सो अब वो डोमेस्टिक खेलेंगे पहले तो, और अगर डोमेस्टिक नहीं भी खेलते हैं, जो भी कुछ मैचेस उनको कहीं पर जहां पर भी कैन मौका देती है, जहां से वो स्टार्ट कराती है कि
भैया वहां खेलेंगे और स्टुअर्ट लॉ और रोहित पौडेल को ये प्रूव करेंगे कि मेरी जगह टीम में बनती है। और अगर मेरी जगह बनती है तो फिर याद रखिए, एक अच्छा फास्ट बॉलर और एक पावर हिटर, इसका मतलब है किसी एक की जगह जाएगी। और वो किसकी जगह जाएगी ये आपको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनकी गेंदबाजी उतनी कुछ बैटिंग की वीडियोस वगैरह देखी, बॉलिंग की वीडियोस उतनी कुछ ज्यादा दिखी नहीं मुझे। इसलिए मैं ये नहीं बता सकता हूं कि कितने अच्छे बॉलर हैं वो, बट हाँ ये पता है कि विकेट टेकिंग बॉलर है। और अगर ऐसा कुछ है तो गुलशन के लिए परेशानी हो सकती है कि भैया गुलशन और वो, जहां तक मुझे समझ में आया, मोरलेस एक जैसा हिसाब किताब है कि आपको मिडिल ओवर्स में या फिर मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छी बल्लेबाजी करनी है, टी20 में खास करके पावर हिटिंग करनी है, और फिर गेंदबाजी से भी सपोर्ट करना है, जो काम गुलशन करते हैं। तो अब गुलशन, दीपेंद्र सिंह आयरी और आदिल आलम, अगर ये तीन है तो आप अगर तीनों को टीम में रखना है तो फिर आपको ऊपर से कुछ एडजस्टमेंट होगी। सो ये देखना होगा कि किस तरह से टीम इनको एडजस्ट करती है, लेकिन फिलहाल सारा का सारा ध्यान जो होगा वो होगा स्टुअर्ट लॉ के ऊपर। आप याद करिए, अभी कमाल सिंह आयरी को पिक नहीं किया गया। बहुत लोगों ने सवाल किया कि भैया कमाल सिंह आयरी को पिक क्यों नहीं किया गया, वो तो बढ़िया खेल रहे हैं, और वो लगभग 3 साल पहले उन्होंने इंटरनेशनल मैच खेला था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पोबुदू के अंडर में भी उन्होंने नहीं खेला? उसके अलावा एक और कोच थे, आई गेस मनोज प्रभाकर भी शायद आई गेस कोच थे, वहां पर भी उनको मैच नहीं मिला। सॉरी, पोबुदू के अंडर उन्होंने लास्ट मैच खेला था, मनोज के अंदर उन्होंने मैच नहीं खेला था, और फिर मॉन्टी देसाई के अंदर भी उनको मैच नहीं मिला। सो कमाल सिंह आयरी, जिनके बारे में लोग लगातार बात करें कि भैया मौका दो, उनको थोड़ा सा एनपीएल के टाइम पर भी स्पेस उनको मिल गया। फिर उसके बाद अभी रीसेंट एकदम करंट परफॉर्मेंस जहां पर कोर कैंप था वहां पर कुछ एक्सेप्शनल नहीं आया कि आप एकदम से पिक कर लो। सो बात सारी यह है कि सोचो कुछ प्लेयर जिनको आप सामने देख रहे हो, जिनको फैंस जिनके बारे में बात कर रहे हैं, बट वो लॉ को ज्यादा पसंद नहीं आए। स्टुअर्ट लॉ को लगा कि नहीं यार ये 15 में नहीं आ पा रहे या फिर ये 25 में नहीं आ पाएंगे फिलहाल के लिए, तो उनको उन्होंने चूज नहीं किया। सो वही मैं कह रहा हूं कि अभी वापस से आकर के अपने आप को प्रूव करना इज अ बिग चैलेंज, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्लेयर, आप देखो ईशान पांडे की सेंचुरी आई, लेकिन उसके अलावा ईशान पांडे, अब देखो ईशान ने एक मैच में सेंचुरी करी और उसके अलावा जो 4 और इनिंग उन्होंने खेली है, उस 4 इनिंग में उन्होंने 4 रन बनाए। सो ये जो होता है ना, ये चीज जो कोच है वो किस तरह से देखता है, या हो सकता है कि वो उसने वो पर्टिकुलर सेंचुरी देखी है, उसको लगा कि यार इसके पास वो स्किल सेट है। 4 अगर रन्स नहीं आए 4 इनिंग में, लेकिन उसको लगा कि यार वो स्किल सेट है, उस बेस पे उसने पिक कर लिया। सो अब सब कुछ जो है ना वो स्टुअर्ट लॉ की ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आदिल कहां पर खेलते हैं और किस तरह से पिक किया था। बिकॉज यूजुअली यही होता है, अब कुछ अनोखा हो जाए तो अलग सी बात है, लेकिन यूजुअली यही होता है कि जब भी खिलाड़ी वापस आता है किसी भी गैप के बाद, चाहे वो इंजर्ड होकर आया हो, चाहे वो किसी रीजन से क्रिकेट छोड़ दी हो, जिस भी रीजन वापस आता है, आने से पहले उसको अपने आप को पहले तो क्लियरेंस टेस्ट देना होता है कि भैया मैं फिट एंड फाइन हूं। नेपाल में जो भी क्राइटेरियाज हैं, जैसे इंडिया में योयो टेस्ट वगैरह है और बहुत सारे नेशन में योयो टेस्ट है, नेपाल का योयो टेस्ट अगर जो भी होगा या उसका जो भी क्राइटेरिया होगा, जितने पॉइंटर्स होंगे, सो पहले आपको वो देना होगा भैया मैं फिट एंड फाइन हूं। बिकॉज अगर आप टीम में आओगे, आप दीपेंद्र सिंह आयरी जैसे के साथ खेल रहे होगे, तो जाहिर सी बात है आपके फिटनेस पर तो सवाल, भैया रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह आयरी जिस तरह से वो लोग भागते हैं क्रीज पर, आपको पता है वो कितने फिट हैं। सो वहां पर आकर के अपने आप को पहले प्रूव करना, बिकॉज ही इज दैट बल्की गाय, और बल्की गाइज में अक्सर हमने देखा है कि उनमें एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है अगर वो उनको अगर पर्टिकुलर स्पोर्ट से उनको स्पेस मिल जाता है। तो यहां पर पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप फिट एंड फाइन रेडी टू प्ले हैं, और अगर आप रेडी टू प्ले हैं तो फिर उसके बाद आपको अपनी गेम स्किल्स दिखानी होगी कि अभी भी आप वैसे ही हेलीकॉप्टर शॉट उतनी ही स्ट्रेंथ से और अच्छी स्पीड पाने वाली बॉल पर मार सकते हैं। सो ये कुछ चीजें जो आदिल को फिलहाल प्रूव करनी पड़ेगी, और इसके बेसिस पर मुझे एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि शायद स्टुअर्ट लॉ उनको अभी आगे लेकर ना जाएं। बिकॉज आप कहां प्रूव करोगे, आपका कैंप में नाम है नहीं। अगर और कहीं पर अभी क्रिकेट आपको मिल जाता है, कोई और सी लीग, कोई और जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहे होंगे, तो वहां पर आपने अगर कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हो सकता है, क्योंकि अभी जो टीम अनाउंस होगी यूके टूर के लिए, वही लोग वहां से स्कॉटलैंड भी जाएंगे। सो यहां वाला जो है वो अचानक से उड़ करके यूके पहुंचे, उसके लिए इसको चाहे तो कुछ एक्सेप्शनल करना होगा कि यार वहीं से लॉ बैठे बैठे जब देखें तो कहें नहीं यार ये बंदा मुझे टीम में चाहिए। और या तो फिर आप इस पूरा जो भी सेशन है ये वाला, इसके बाद ही आप आदिल आलम को देखेंगे। सो अब देखना बस ये है कि कितनी जल्दी आदिल जो है वो रोहित पौडेल को, और कितनी कितनी जल्दी जो है वो आपको स्टुअर्ट लॉ को इंप्रेस कर लेते हैं। बिकॉज अभी जब 50 लोगों ने आकर खेला, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिसके बारे में लोगों ने बात की, जैसे मतलब लोगों ने कहा कि यार फॉर एग्जांपल आप आकाश का एग्जांपल ले लो, कि आकाश हो गया, कमाल सिंह आयरी हो गए, लोगों ने कहा कि यार कमाल और आकाश से ज्यादा बेहतर नंदन लगे।
तो स्टुअर्ट ने नंदन को पिक कर लिया, बिकॉज आप सबको तो ले जा नहीं सकते हो, और अभी भी करण और सोमपाल के साथ जाना चाह रहे हैं। रिजान हो गए, प्रतीश जीसी हो गया, हो सकता है लेफ्ट आर्म ऑप्शन ऑप्शन की तरह से उनको रखा जा रहा है। सो ये सब चीजें जो है ना देखनी पड़ती है कि भैया अगर आपको लेट्स से आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए, आपके पास दो एक्सपीरियंस पेसर हैं जो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दोनों राइट हैंडर अगर हैं, तो आप सोचोगे यार एक और आपके पास वैरायटी हो, आप रिजान और प्रतीश को रखोगे कि लेफ्ट आर्म पे। सो बेसिकली है कि टीम की जरूरत भी होनी चाहिए उस हिसाब से। ईशान पांडे, अब बशीर को सिलेक्ट किया गया, ईशान को नहीं, हो सकता है सोचा गया कि यार ईशान को हम रखेंगे कहां पर, ये जिस स्पेस पर ईशान खेलते हैं वहां पर हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। आकाश हो गए, जो भी गेंदबाज हैं, जो भी बल्लेबाज हैं, उन सबको देख करके यही फिलहाल है कि आप टीम में आ पाते हो, और अगर आ जाते हो तो क्या उस जगह पर आपकी जरूरत है या नहीं है। तो अब देखना बस इतना है कि आदिल आलम जो कि वापस आ गए हैं, जिन पर अब बैन वाला कोई इशू नहीं है, जिन पर अब जो ऑफिशियल इश्यूज थे वो कुछ भी नहीं है। जिस तरह से भी कुछ टाइम पहले संदीप पर सारे ऑफिशियल इश्यूज जो थे उसको क्लियर कर दिया गया था, उसी तरह से अब आदिल पर भी सारे ऑफिशियल इश्यूज जो है उसको क्लियर कर दिया गया है। बैन वन हट गया, अब कोई पंगे वाली बात नहीं है, अब बस उनको अपने आप को प्रूव करना है। संदीप को जगह मिल गई थी, संदीप ने काफी नेट्स में प्रैक्टिस वगैरह ये वो करी, और संदीप की थोड़ी सी, संदीप इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब संदीप उस लेवल पर पहुंच चुके थे जहां पर आदिल नहीं पहुंचे थे। मतलब संदीप जो है वो इंटरनेशनली भी उतना परफॉर्म कर चुके थे कि उनको अपना टेस्ट नहीं देना पड़ा जगह जगह पर कि भैया मेरी फिटनेस का टेस्ट ऐसे है वैसे है, और जो कि हुआ भी होगा, ऐसा नहीं फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ होगा, बिना फिटनेस टेस्ट के वो घुस गए होंगे, हुआ भी होगा। वो वर्ल्ड कप का ड्यूरेशन भी था जब संदीप वेस्ट इंडीज गए थे खेलने के लिए। सो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कैन जो है या कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है वो देखता है कि भैया प्लेयर जो वापस आ रहा है उसका वापस आना कितना जरूरी है, टीम के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, और वो उस पर्टिकुलर स्पेस के लिए फिट भी बैठता है या नहीं बैठता है। तो चलो खैर इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आदिल कब तक वापस आते हैं। लेकिन हाँ ये बात तो तय है कि आदिल के आने से टीम स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर वैसे वाले ही आदिल आए तो फिर T20 में तो काफी सपोर्ट मिलने वाला है। और वो जो T20 वर्ल्ड कप की बात की थी ना स्टुअर्ट लॉ ने, कि मेरा फोकस जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जैसी चीज अगर आप पहुंचते हो, जीतते हो, तो भाई आप मतलब कुछ नेक्स्ट लेवल चीज होती है। तो वहां पर भी काफी है। हाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हिसाब से आप सोचोगे तो ये बहुत अच्छा फैसला है, और अगर वही वाला आदिल आता है तो स्टुअर्ट लॉ का जो विजन है वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो लेट्स जस्ट सी कि क्या ये पावरफुल, क्या ये अटैकिंग बैटर नेपाल के अभी रिसेंट मैचेस में जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता है तो कितना टाइम उसको लगता है इस पूरे स्पेस को फिल इन करने के लिए और अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं अभी भी नेपाल की जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। खैर आप आदिल आलम को किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये टीम में आकर के अपनी जगह बना लेंगे, और अगर बना लेंगे तो किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आदिल के आने पर? बिकॉज भाई एक आदमी अंदर आएगा तो एक तो बाहर जाएगा ही, तो वो कौन सा ऑलराउंडर होगा जो बाहर जाएगा जब आदिल आलम की एंट्री की बात होगी, या किस तरह से वो मिडिल ऑर्डर का फॉर्मेशन होगा अगर आप आदिल को टीम में रखोगे? तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।